नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के 40 साल के सफर की। बीजेपी 40 साल की हो चुकी है। बीजेपी इस दिन को स्थापना दिवस के रूप में मनाती आई है, लेकिन देश अभी कोरोना के कहर से कराह रहा है। इसलिए पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जनता की मदद देने की अपील की है। कोरोना वॉरियर्स के लिए हौसला बढ़ाने की बात कही है। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की नींव पड़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी युग तक बीजेपी ने अपने 40 साल के संघर्ष में तमाम तरह के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है। 10 सदस्यों के साथ शुरू हुई बीजेपी के पास आज देश में 18 करोड़ के करीब सदस्य हैं। केंद्र से लेकर 18 राज्यों में अपनी या गठबंधन की सरकारें हैं और पार्टी के 303 लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी करती है। हम बात करेंगे बीजेपी कैसे शून्य से शिखर तक पहुंची। पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विजया राजे सिंधिया और सिकंदर बख्श जैसे नेताओं ने मिलकर बीजेपी का गठन किया था। तब बीजेपी की कमान अटल बिहारी वाजपेयी को सौंपी गई थी और पार्टी ने उनके नेतृत्व में सत्ता के शिखर तक पहुंचने का सपना देखा था। 4 साल के बाद 1984 में चुनाव हुए तो बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमट गई। इस हार ने बीजेपी को रास्ता बदलने पर मजबूर किया और पार्टी की कमान कट्टर छवि के माने जाने वाले नेता लाल कृष्ण आडवाणी को सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी के 40वें स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और देश की जनता को उनमें पूर्ण भरोसा है। आडवाणी हिंदुत्व और राम मंदिर जैसे मुद्दे को लेकर आगे बढ़े और इसके बाद ये रास्ता बनता हुआ सत्ता से शीर्ष तक चला गया। बीजेपी की संजीवनी 1989 के लोकसभा चुनाव में मिली। पार्टी 2 सीटों से सीधे देश में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। हिमाचल के पालमपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में सन 1988 में अयोध्या मुद्दे को पार्टी के एजेंडे में शामिल किया गया। सोमनाथ से आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा ने बीजेपी में नई ऊर्जा का संचार किया। हालांकि इसी दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने की घटना हुई। इसके चलते बीजेपी और संघ परिवार ने आडवाणी के बजाय उदारवादी छवि वाले अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। 1995 में मुंबई अधिवेशन में अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि पार्टी की कमान आडवाणी के हाथों में ही रही। अटल आडवाणी की जोड़ी ने बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम किया। बीजेपी ने 1996 में अटल की अगुवाई में पहली बार 13 दिन की सरकार बनाई। इसके बाद 1998 में पार्टी की 13 महीने तक सरकार चली। 1999 में फिर एक ऐसा वक्त आया जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बतौर प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस तरह वो सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 2004 में अटल बीजेपी की सत्ता में वापसी नहीं करा सके। इसके चलते बीजेपी को 10 साल तक सत्ता का वनवास झेलना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट। और मौजूदा युग बीजेपी का स्वर्ण युग कहा जाता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में आज राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का शायद ही कोई सानी है। 2014 में सत्ता में काबिज होने के बाद साल 2019 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में मोदी शाह की जोड़ी ने इतिहास रचा और लगातार दूसरी बार बीजेपी के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी थी। इस बार सीटों की संख्या 2014 से भी अधिक रही। 2004 में लोकसभा चुनाव हारने के साथ ही धीरे धीरे अटल आडवाणी युग भी समाप्ति की ओर बढ़ गया। 2013 में राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष बने और यहीं से अटल आडवाणी युग के बाद बीजेपी में मोदी शाह युग की शुरुआत हुई। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने वो कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ था। 2014 में बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार किया और आसानी से सरकार बनाई।
पूरी मानव जात के सामने एक संकट पैदा हुआ है। चुनौतियों से भरा ये वातावरण देश की सेवा के लिए हमारे संस्कार, हमारे समर्पण, हमारी प्रतिबद्धता, इन सब को लेकर के और अधिक सशक्त होकर के प्रशस्त होने का मार्ग तय करता है। मोदी शाह की अगुवाई में बीजेपी ने लगभग सारे देश पर राज किया, एक बड़े भूभाग और जनसंख्या पर भी भगवा लहराया। हालांकि 2018 आते आते कुछ झटके भी लगे। कई बड़े राज्यों में हार के बाद लगने लगा कि बीजेपी का सूरज अस्त की ओर है। लेकिन एक बार फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी शाह की जोड़ी ने इतिहास रचा और लगातार दूसरी बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी। इस बार सीटों की संख्या 2014 से भी अधिक रही। इसके साथ ये भी मिथक टूट गया कि बीजेपी का समय समाप्त हो गया है। प्रारंभिक काल से ही हमें जो मंत्र मिला, संगठन का, समर्पण का और इन सबको एक ही धागे में परोया गया संस्कार, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे अनगिनत महापुरुषों ने राष्ट्र प्रथम का आदर्श दिया है। जनसंघ ने जो सपने देखे उसे नरेंद्र मोदी ने अमली जामा पहनाने का काम किया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से लेकर 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने तक का फैसला मोदी सरकार में हुआ। नागरिकता संशोधन कानून भी बना और विशेष बात ये रही कि मोदी के कार्यकाल के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर सुनवाई पूरी हुई और अयोध्या में राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। और आज लोकतंत्र में हम चर्चा करेंगे बीजेपी के इस 40 साल के संघर्षमय सफर की कि कैसे बीजेपी शून्य से शिखर तक पहुंची। हमारे साथ आज चर्चा में खास मेहमानों में सुनील बराला साहब हैं, नेता बीजेपी, फोन लाइन्स पर जुड़े हमारे साथ में। अजय अरोरा साहब हैं, नेता कांग्रेस हैं और फोन लाइन्स पर जुड़े हैं वो भी हमारे साथ। और अजय कौल साहब हैं जो एपीएन के एडिटर हैं, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय कौल साहब मैं आपके पास आना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि बीजेपी आज 40 साल की हो गई है, क्या क्या संघर्ष रहा, किन किन चुनौतियों का सामना बीजेपी को करना पड़ा, बड़े करीब से आपने देखा है, क्या कुछ अनुभव रहा? इस 40 साल में बीजेपी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। एक टाइम था कि बीजेपी को कोई वैल्यू नहीं देता था। एक दो एमपीज़ की पार्टी माना जाता था कि बनियों की पार्टी है, उनको कोई चांस नहीं है। उसके एक उसका एक दायरा फिक्स किया गया था जी। बट अगर हम 40 साल बाद देखें अभी जी, अब ये इतनी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी क्लेम कर रही है कि अक्रॉस सेगमेंट्स, अक्रॉस जो कास्ट है, जो कास्ट डिवाइड था, उसको भी इन्होंने बहुत हद तक बीजेपी ने उसको वो कर दिया, ब्रिज कर दिया जी। तो ये एक्चुअली जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। पहले तो जैसे जनसंघ था इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जी। फिर जब 80 में बन गई, इसमें वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे और कृष्णलाल शर्मा थे और के अंसानी वगैरह ये सब थे, छोटे लीडर्स थे, कुछ 5-6 लीडर्स। एंड इनका डिसएडवांटेज ये था कि इनकी कोई लेगेसी नहीं थी फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह की, कोई ये नई पार्टी थी और इनको एक अलग चार्ट करना था, अपना रास्ता, अपना नया एक पाथवे बनाना था। तो इसलिए इनकी मुश्किलें और खिलाफ के कोई थे कांग्रेस के, जो कांग्रेस की इतनी हिस्ट्री रही है, नेहरू एंड ऑल, इंदिरा गांधी, तो उसके साथ टक्कर लेना ये एक इटसेल्फ इन इटसेल्फ इतनी बड़ा एक काम था जी। बट वाजपेयी और अडवाणी की जो लीडरशिप थी वो तो खैर उनका करिश्मा ही अलग था। तो उन्होंने इसको चैलेंज को स्वीकार किया और जी। बढ़ते रहे और उन्होंने गेन्स किए। जैसे अभी हमारे रिपोर्ट में भी था कि जी। जैसे 89 में इनके
ये सेकंड पार्टी बनी और गवर्नमेंट में शामिल भी हुए, फर्स्ट टाइम वीपी सिंह गवर्नमेंट में शामिल हुए एज ए सपोर्टर। तो बट उसके बाद फिर उनके ड्रॉप हुआ जब कांग्रेस का फिर से गवर्नमेंट आ गई 91 में, फिर ये फिर से बाहर हो गए। लेकिन फिर उन्होंने जैसे उन दिनों तो खैर राम मंदिर की जो वेव थी जी, तो उस पे जैसे राइडिंग ऑन दैट वेव उसको एक मेन मुद्दा बना के तो एक गार्नर के अपना बेस को एक्सपेंड किया जी, और बहुत हद तक उसमें सक्सेसफुल भी रहे। फिर जैसे 96 में फिर वापस आ गए गवर्नमेंट में, फिर वो गवर्नमेंट 13 दिन ही चली जी, फिर 98 में फिर से आए विद शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी जी, विद सपोर्टर्स, फिर वो 13 महीने में गिर गई जी, फिर उसके बाद 99 में सॉरी जी, फिर पूरा एक्स्ट्रा जो अलाइज वलाइज के साथ, इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की जो अलाइज के साथ एक गवर्नमेंट 23 पार्टीज के साथ एक गवर्नमेंट बनाना, जी, वो भी वाजपेयी जी के अंडर। तो उन्होंने वो सक्सेसफुल किया, 5 साल सक्सेसफुल रहे। एंड फिर जी। वो फील गुड वाली जो उनका स्लोगन था, शाइनिंग इंडिया एंड ऑल दैट, जो उनको वहाँ पे मिसकैलकुलेशन हो गई 2004 में। उनको लग रहा था कि वो दोबारा आएंगे और उन्होंने इनफैक्ट इतनी कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस मान लो, कॉन्फिडेंस थी कि जी, इलेक्शन ही एडवांस कर लिए 6 महीने जी, कि अभी हम जीत सकते हैं। जी, खैर दे कुड नॉट गेट मेजॉरिटी एंड अगेन फिर अपोजिशन में हमारे बैठ साथ के सुनील कौशिक साहब भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब उसने 2004 के बाद जो कांग्रेस ने फिर कंसोलिडेट किया जी, और फिर बीजेपी का इतना ड्रॉप हुआ कि उस टाइम पे जब वाजपेयी जी फिर बीमार हो गए, एक्टिव नहीं रहे, जी, और अडवाणी जी का फुल नेतृत्व हुआ। फिर बीजेपी का इतना डिप हुआ कि उस टाइम पे कोई चांस नहीं देता था कि वो दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। जी, 2009 में उनका यही हुआ। लेकिन उसके बाद जब मोदी जी का जो करिश्मा आया जी, 2014 में, 2013 से ही शुरू हो गया, जी, एंड उसके बाद देयर इज नाउ नो लुकिंग बैक। ये एक्चुअली बीजेपी की ब्रीफ हिस्ट्री है, इसलिए मैं बताना चाहता था कंप्लीट जी, एज ऑफ नाउ। जी। हमारे साथ सुनील कौशिक साहब भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी, आप किस तरह से देखते हैं, आज बीजेपी 40 साल की हो गई है, काफ़ी संघर्ष देखने को मिला है, कई बड़े फैसलों पर बीजेपी खरी भी उतरी है, लेकिन आज जब कोरोना का कहर है देश में और बीजेपी सत्ता में है, तो ऐसे में क्या बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, और जो संघर्ष अभी तक बीजेपी ने सामना किया उनका, और बखूबी उन पर जीत भी हासिल करती आई है। तमाम ऐसे विषय हैं, चाहे हम बात करें राम मंदिर पर फैसले की हो, या फिर 370 की हो, या फिर CAA की हो, तमाम ऐसे विषय जिन पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन अब आज जब कोरोना का कहर पूरे देश पे है, बीजेपी सत्ता में है, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है आज? नहीं, निश्चित सुबह शुभम जी, बीजेपी के सामने चुनौती तो है ही है जी। और कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस के अलावा, तो कांग्रेस जब देश स्वतंत्र हुआ जी। तो कांग्रेस को सत्ता मिली सीधी, तो बहुत ज्यादा संघर्ष कांग्रेस को नहीं करना पड़ा जी। लेकिन अन्य राजनीतिक दलों को यदि हम देखें और समझें जी, तो कांग्रेस के बाद केवल आप पार्टी है तो बहुत जल्दी सत्ता में पहुंची है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को सत्ता तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा जी, और उसमें बीजेपी भी है। 1980 को आज ही के दिन जब इसका गठन किया और उसके बाद पहला चुनाव 1984 में हुआ जी। तो केवल मात्र 2 सीटें मिली जी, और ये बीजेपी बहुत अच्छे से समझती रही कि कोई न कोई ऐसे राजनीतिक मुद्दे हों जिनको पार्टी के एजेंडे में रखा जाए। तो उन्होंने जब पालमपुर में 1988 में जब पार्टी का अधिवेशन हुआ जी। तो उन्होंने राष्ट्रवाद और राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने जोड़ा और 1988 के बाद यदि हम देखेंगे तो 1989 के लोकसभा चुनाव में 89 सीटें बीजेपी को मिली, जो जाकर के ये दर्शाता है कि दूसरे नंबर की देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई। तो तमाम ऐसे उतार चढ़ाव बीजेपी ने देखे हैं, ऐसा नहीं है, संघर्ष बहुत किया है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के पार्टी बनी और बार बार ये देखा गया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और जिन मुद्दों को लेकर के चर्चाओं में बीजेपी रही, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन मुद्दों को नहीं छुआ, क्योंकि 13 दलों का एक जो गठबंधन वाजपेयी जी ने स्टार्ट किया, कहीं न कहीं वहां गठजोड़ जो बना उसमें नमस्ते वाजपेयी जी थे। तमाम राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि राम मंदिर के मुद्दे को छुआ जाए, राष्ट्रवाद के मुद्दे को छुआ जाए, 370 के मुद्दे को छुआ जाए। और ये देखा गया कि 2004 में शाइनिंग इंडिया की तरफ जब बढ़े, प्रमोद महाजन को जब इसकी कमान सौंपी गई जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जितना बड़ा चेहरा धराशायी हो गया। और मुझे लगता है विपक्ष के पास या पूरे देश के लोकसभा चुनाव की हम 2004 की बात करें
तो अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कोई चेहरा नहीं था किसी भी राजनीतिक दल के पास। जी लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जब बीजेपी हारी तो ये बीजेपी को सोचने को मजबूर होना पड़ा कि जिन मुद्दों को लेकर के हमने आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, तो उन मुद्दों को हम छोड़ देंगे सत्ता तक पहुंचने के बाद, तो निश्चित तौर से जनता कभी माफ नहीं करेगी। और वह देखने को मिल रहा है कि जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, पूर्ण बहुमत 2014 में दिया, तो तमाम मुद्दों जो थे उन पर चर्चाएं भी की और उनको सॉल्व भी किया। उसके बाद 2019 में और बहुमत के साथ फिर बीजेपी की सरकार आई। तो निश्चित तौर से सारे राजनीतिक दलों को ये संदेश भी जाता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाते हैं तो मुद्दों को छोड़ देंगे तो निश्चित तौर से जनता आपको सत्ता से उतारने में देर नहीं लगेगी। जी, अजय अरोड़ा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और जिस तरह से आज बीजेपी का 40वां स्थापना दिवस है, बीजेपी आज 40 साल की हो गई है, इस अवसर पर सांसदों की सैलरी 30% कम करने की बात कही गई है और जिस तरह से सांसद निधि भी 2 साल तक के लिए टाल दी गई है और तमाम ऐसे बड़े फैसले बीजेपी ने आज लिए हैं। लेकिन कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें बड़े फैसले लिए गए हैं। तो क्या मानते हैं अरोड़ा साहब, क्या काफी है ये? शुभम जी, जी सरकार में है मोदी साहब और जी। आज उनका अधिवेशन था 40वां जी। और जहां तक आपने बात की कटौती की, और ये पार्टी के नीचे पहले भी होता है, जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो बातें इन्होंने की और उनको देखकर सीखे कि अच्छी बात है। लेकिन शुभम अच्छा होता, कल दिए जलाए सबने अपने भारत के हमारे प्रधानमंत्री, इनको मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ क्योंकि 130 करोड़ भारतवासियों का नेतृत्व करते हैं जी। और कल जिस प्रकार से लोगों ने, भारत के लोगों ने एकजुटता दिखाई और जो चूक हुई आतिशबाजी की, शुभम जी, जहां मेरा निवास है, आरएसएस के वर्करों ने आतिशबाजी की जी। और पूरी रात तक आतिशबाजी करते रहे। तो आज प्रधानमंत्री जी को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये भी कहना चाहिए था, क्योंकि इनकी पार्टी की मीटिंग थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, कि इस प्रकार कोई खुशी का माहौल नहीं था। माहौल ये था कि किस प्रकार से कोरोना देश में फैला हुआ है। और शुभम, मैंने पहले भी कहा था, जब 3 तारीख को प्रातःकाल 9 बजे हमारे प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, वो संबोधन पूरा नहीं था, वो अधूरा था, 12 मिनट में समाप्त हो गया। अच्छा, हम लोगों को लगा भारतवासियों को शायद ब्रेक हुआ है, उनको कहना चाहिए था कि किस प्रकार से भारत के डॉक्टर हेलमेट और रेन कोट पहनकर, शुभम, रेन कोट पहनकर कोरोना का इलाज कर रहे हैं। इस पे हल्की सी चर्चा करते, ये आश्वासन देते कि शीघ्र हो जाएगा ये और हम कोरोना पे तो विजय पाएंगे और जो इक्विपमेंट हमारे नहीं है उसकी तैयारी करेंगे। और आज जो इन्होंने अपने वर्करों को किया, मैं इसमें जाना चाहता नहीं, इनका पार्टी का अपना और अच्छी बातें की, मैं इसका विरोध भी नहीं करता, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह लगेगा। शुभम साहब, मैं रुकना चाहूंगा आपको यहाँ पे। हमारे साथ सुनील बराला साहब भी जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। सुनील जी, बधाई आपको, आज आपकी पार्टी के 40 साल पूरे हो गए हैं, 40 साल की आपकी पार्टी हो गई है। संघर्ष काफी किया है, सब मानते हैं हम इस बात को, लेकिन जिस तरह से फैसले आज लेने की आवश्यकता है कोरोना को लेकर सरकार को, पार्टी को, तो क्या जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, अजय अरोड़ा साहब अभी कह रहे थे कि जिस तरह से संबोधन था आधा था और मुहिम का जो एक रास्ता था वो गलत रास्ते पर निकल गए। आतिशबाजी कल देखने को मिली, जब सिर्फ दिए जलाने की बात कही गई थी तो फिर आतिशबाजी देखने को मिली, आरएसएस पर आरोप लगाए, क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी के 40 वर्ष स्थापना दिवस पर मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी देशवासी, उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और उन कार्यकर्ताओं को, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने 4 पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ से लेकर के, यानी कि 21 अक्टूबर 1951 से लेकर के और आज तक हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार हमारी, और भारत में सरकार जो भारत का नेतृत्व यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को और ऐसे महापुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने सबसे पहले, यानी कि प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को जब बनी तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का उनको गौरव प्राप्त हुआ और उत्तर प्रदेश में, यानी कि यहाँ से निकले ऐसे नेता, सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। साथ में
संघर्ष भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनसंघ से लेकर के चार पीढ़ियों का जो पराक्रम, परिश्रम और त्याग और तपस्या और अपने वैचारिक मुद्दों को लेकर के, यानी कि देश के अंदर जी राष्ट्रीयता और राष्ट्र की भावना और राष्ट्र से प्रेरक जी जितने भी मुद्दे थे उससे जुड़ी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के आज तक जो काम पूरे अभूतपूर्व हुए हैं, मैं उसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री, और श्री अमित शाह जी को गृह मंत्री, क्योंकि जिस पर हमारी आधार था धारा 370, आधार था भारतीय जनता पार्टी का, ये मुद्दा था जहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बलिदान हुए थे, वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है, इस नारों को देने वाली हमारी प्रेरणादायी पार्टी जनसंघ से लेकर के भाजपा, उसको पूरा करने का काम किया है। आज कश्मीर के अंदर आप देख रहे होंगे कि कितनी शांति है, कितनी अच्छी व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, कोई विस्फोट नहीं है, किसी प्रकार की अराजकता नहीं है। और धारा 370 को जो कहते थे लोग कि उसको हटाने की तो बात बहुत बड़ी है, कहते थे कि उसे छूना भी किसी के संभव नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है, तो ऐसे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने उसको सोपड़ा साफ धारा 370 का। सुनील जी, संघर्ष तो किया पार्टी ने, चलो ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन आज कोरोना देश के सामने चुनौती है सबसे बड़ी। पार्टी क्या करेगी, सरकार क्या करेगी आपकी, जब आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है, मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है, तब क्या करेगी पार्टी आपकी? मैं दोस्त वहीं आ रहा हूँ जी, जहाँ अब कोरोना वायरस आपदा जो वैश्विक आपदा है जी, और भारत में समथिंग 4100 के जो संक्रमित जो अपने हमारे देश के नागरिक हैं जी, और 100 से अधिक हमारे देश के ऐसे महान लोगों की जिनकी मृत्यु हुई है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जी। पूरा भारत, सरकार यानी कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी जी और विपक्ष साथ मिलकर के उस कोरोना वायरस और महामारी, इस वैश्विक आपदा से भारत सक्षम है और भारत लड़ रहा है जी। जो कहते थे लोग कि भारत पर इतने यहाँ पर साधन नहीं है, ये सत्य है बिल्कुल बात। वैसे तो भारत के पास वेंटिलेटर नहीं है, भारत के पास और चीजें नहीं है, और देशों के वनस्पत जर्मन है, इटली है, अमेरिका है, वो देश जूझ रहे हैं। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से बधाई दूंगा, उन्होंने समय रहते हुए कोरोना वायरस वैश्विक आपदा पर जो उन्होंने एक आह्वान किया इस देश की जनता को, मैं उनको भी बधाई, क्योंकि जो अक्षर से पालन कर रहे हैं, यानी कि 22 मार्च जो एक दिन का कर्फ्यू उन्होंने मांगा था, केवल 14 घंटे का कर्फ्यू, उसकी देश की जनता ने उस कोरोना वायरस को लड़ने के लिए और उसको संघर्ष करने के लिए भारत के लोगों ने बहुत ही हिम्मत के साथ, बहुत ही। अरोड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अरोड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके साथ जी अपना जो एक मिनट, अरोड़ा साहब कहिए। त्याग है जी जी, सुनील जी एक मिनट, सुनील जी, अरोड़ा जी कहिए, क्या कह रहे हैं? शुभम जी, मेरा सवाल ये था भारतीय जनता पार्टी के साथी से जी आतिशबाजी को लेकर, लेकिन उस पर नहीं बोले। आरएसएस पे पूरा निबंध, आज निबंध की जरूरत नहीं थी, पार्टी की वाहवाही बाद में लूटना 6 बार बधाई देगी। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथी से, क्या आपने जो 40वां स्थापना दिवस है इसी खुशी में आतिशबाजी छोड़ी? भारत की जनता 130 करोड़ लोग आपको सुनना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता को, प्रधानमंत्री को, कि आतिशबाजी क्यों? सवाल ये था। निबंध जो सुनाया इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने, आज निबंध की आवश्यकता नहीं थी। दो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, डॉक्टर सुनील जी बैठे हैं, अजय कुल जी बैठे हैं, इन्होंने गागर में सागर भरते हुए, और आपने भी बात की भारतीय जनता पार्टी की कि कहां से कहां पहुंची, तो वहां बात खत्म हो गई थी। इनको निबंध की जरूरत नहीं थी। एक समय की कीमत है डिबेट में। आज हम दुनिया सुन रही है। मेरे को ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के साथी शुभम जी, आप इनसे आग्रह करें कि आतिशबाजी क्यों आतिशबाजी क्यों? बताएं बराबर जी। आतिशबाजी हुई है, तस्वीरें भी सामने आई थी, बीजेपी की महिला मोर्चा के अध्यक्ष थे, वो भी आतिशबाजी कर रही थी रिवॉल्वर से, अपने पति की रिवॉल्वर से, तस्वीरें वो भी सामने आई थी। जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि
मिनट के लिए जी। 9 बजे 5 अप्रैल को जी सब अपने घर की लाइटें बंद करके और आप दीपक जला करके, जी। आप मोमबत्ती लेकर के, आप टॉर्च लेकर के, मोबाइल की टॉर्च लेकर के जी। आज उस 9 मिनट तक जो है प्रकाश यानी कि हमारे जी। जो देश की प्रकृति है, जी। मित्र मैं अपने दोस्त को बताना चाहूंगा जी जरूर। जो ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि आतिशबाजी हुई है, जी देश की प्रकृति है, देश की परंपराएं हैं हमारे जी। यहाँ। जी। और ये भी करते होंगे इन्होंने, भले ये टेलीविजन की डिबेट पे ना बोले है, जी तो ये भारत के प्रधानमंत्री ने जो इस देश के 130 करोड़ लोगों के साथ जो आह्वान किया था, जनता ने उसको अक्षर से पालन किया है और 9 मिनट तक अपनी लाइट बंद करके और दीपक जलाए बराला साहब, मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूंगा कि जनता, एक मिनट, जनता को उम्मीद है, जनता को पीएम साहब से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है, लेकिन आंकड़े तो लगातार बढ़ रहे हैं। आज जो अक्सबाजी की बात कर रहे हैं जी कि अक्सबाजी चली थी, हाँ ये निश्चित बात है कि देश की जनता जी कि वो अपनी एक उनके अंदर एक श्रद्धा थी, एक उनके चलिए, अंदर माना भावना कि थी। उम्मीद है, जिन लोगों विश्वास है, ने, चलो पीएम साहब पे जिन विश्वास लोगों है, ने सरकार पे विश्वास है, उस लेकिन आतिशबाजी को आंकड़े किया है। लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, रोकने के लिए सारे उपाय, जी पूरे उपाय बनाए हुए हैं। सारी हमारे देश के अंदर लैब सब निश्चित की गई हैं, जी। सबके बिल्कुल निरंतर टेस्ट हो रहे हैं जी और उनको हमारे 300 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं जी कोरोना वायरस से। और अगर उन 300 लोगों की जानकारी ना हो दोस्तों, तो अभी कनिका कपूर जी जो जिसका 3-4 बार जी नेगेटिव वाकिफ उस रिपोर्ट से, रिपोर्ट नेगेटिव आई है जी वो भी ठीक हुई है। तो मेरा कहना ये है कि जी। बिहार में डॉक्टर मांग रहे हैं, राज्य मैं उन सरकारें किट चिकित्सकों मांग को रही बधाई है, देता हूँ इस बात की। ब्लड कि जो टेस्ट करने संकट की की किट घड़ी मांग में, रही है सरकारें। संकट की आप घड़ी कहाँ में की जो बात कर रहे लगातार हो? लगे हुए हैं और वो लगातार जो कोरोना वायरस से अपनी जान पर खेल करके देश के नागरिकों की जान को बचाने में लगे हैं, जी। ये बहुत बड़ी बात है। और उस अरे जहाँ पे आपकी गठबंधन की सरकार है वहाँ के डॉक्टर किट मांग रहे हैं, जहाँ आपके गठबंधन की सरकार है वहाँ डॉक्टर किट मांग रहे हैं, पीपीई किट्स वहाँ पे नहीं है। कल पूरा देखा एपीएन न्यूज में मैंने जी। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये भाई हमारा ये था, इन्होंने बड़ी शुभम जी सुनील जी ने बात की कि लोगों ने खुशी जाहिर की दीपक आतिशबाजी करके। अरे उन कोरोना के जो 4067 लोग पीड़ित हैं, 109 लोगों की मृत्यु हो गई, उनके परिवार को संज्ञाना देते, उनकी ढांचा बांधते, आप आतिशबाजी करें, खुशी का माहौल था, टाइमिंग गलत है। शुभम जी मैंने पहले भी कहा था, डॉक्टर कौशिक जी और कोल साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, दिए जलाना बुरी बात नहीं है, नहीं थी, इसकी टाइमिंग पे प्रश्न चिन्ह उठता है। जब हम कोरोना पे विजय पा लेते, कोरोना खत्म हो जाता, अरे हम दीपक नो को चलाते, हम हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए हैं। हम रुक करेंगे सबसे पहले सुनील बराला साहब का। सुनील बराला जी, आप अपनी बात कह रहे थे, अजय अरोड़ा साहब आप उनसे सवालों के जवाब ले रहे थे। जिस तरह से आतिशबाजी की बात थी, बिल्कुल मैं एक मिनट सवाल करूंगा पहले। आतिशबाजी की बात थी, आतिशबाजी हुई, दिए भी जलाए गए, लेकिन इन सब के बाद में आतिशबाजी कितनी सही है, इसके लिए जानने के लिए मैं आऊंगा अजय कौल साहब के पास में। सबसे पहले कौल साहब बताएं, आतिशबाजी की तस्वीर अभी सामने आई थी, क्या इस मुहिम में आतिशबाजी की आवश्यकता थी? देखिए, आतिशबाजी किसने की ये तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था कि आतिशबाजी, मेरे ख्याल से लोग खुद एक्साइट हो गए जी। और एक्साइटमेंट हो सकता है कई लोगों को लगा कि ये दिवाली है जी, होता है एक्साइटमेंट में, पता नहीं एक्साइटमेंट कहाँ होती है, कितनी कहाँ पे रोकनी चाहिए जी। खैर वो तो पब्लिक डिसऑर्डर की बात होती है जी, तो वो अलग चीज़ होता है। आई डोंट थिंक कि वो बीजेपी ने ऑर्गेनाइज कराया था पटाखे छोड़ दो जी। जो पीएम का जो आह्वान था इतना ही था कि भाई लाइटें बंद कर दो और दिए जलाओ और मोमबत्तियाँ जलाओ जी, इतना लिमिटेड था पार्टी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जी। तो मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट की तरफ से, बाकी तो बीजेपी वाले बोलेंगे ज़्यादा, मुझे तो लगता है ये एट इंडिविजुअल लेवल लोगों ने एक्साइटमेंट में पटाखे फोड़े, शायद उनको लगा दिवाली है जी। सुनील जी बताएं, क्या आतिशबाजी आप लोगों ने की है? आपकी आरएसएस के ऊपर भी बात की बात ये है जी कि जहां ये आतिशबाजी को विपक्ष मुद्दा बनाने की बात कर रहा है जी, 130 करोड़ के देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी का ये एक आह्वान था जी, और एक उनका अनुरोध था देश की जनता से जी, कि जो रोशनी और प्रकाश यानी कि दीपक जलेगा जी, दीपक जलने के
उससे ऊर्जा और जो एक ध्यान आकर्षित, और उसके साथ साथ जो परंपराएं हैं दीपक जलाने की हमारी, जी, चाहे वो दीपावली उत्सव पर जलाते हो या फिर शाम के समय और सुबह के समय पूजा के स्थान पर हम जी, दीप प्रज्वलित करते हैं, प्रज्वलित करते हैं। जी, तो जहां खबरें आई हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, जी, कि आतिशबाजी की गई है, जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान नहीं किया था कि आतिशबाजी की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई आह्वान नहीं किया था कि आतिशबाजी। कहीं अगर जनता ने उत्साह जोश देखा कि आज देश की जनता एक साथ खड़ी होकर के दीप प्रज्वलित कर रही है, प्रकाश, अंधेरे को भगाने के लिए प्रकाश का उजाला कर रहे हैं, तो वो एक उनका जोश हो सकता है। बिल्कुल, अंधेरे को भगाने के लिए, उजाला करने के लिए मुहिम थी, उजाला करने के लिए मुहिम थी, एक तक संदेश देने के लिए मुहिम थी, और उन लोगों के हौसला अफजाई करने के लिए मुहिम थी जिन लोगों ने इसमें कोरोना कमांडोज बने हुए हैं, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, देश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर अभी भी मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आतिशबाजी कहां से आ गई? कहीं बीजेपी ने अपने 40 साल पूरे होने का जश्न तो नहीं मना लिया इसमें? देखिए, ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी अगर 40 वर्ष स्थापना दिवस पर जी, कोई उत्साह जोश जश्न मनाती जी, तो वो 6 तारीख को हम आज मनाते उसको। जी, लेकिन ये समय नहीं है, आज ये देश के लिए एकजुटता का समय है। जी, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से लड़ने का समय है। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि जो भूखे लोग हैं, जो कोरोना वायरस से जो बेरोजगार लोग हुए हैं, जी, जो फैक्ट्रियों में नहीं जा रहे हैं मजदूर, जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले परिवार हैं, जी, जो घुमंती जाति के लोग हैं, जो जिनके कोई सहारा नहीं था, जो दैनिक मजदूरी करते थे लोग, ऐसे लोग, घरेलू कामगार है, किसानी मजदूर है, पत्थर तोड़ने वाला मजदूर है, आसाम में चाय बागान के मजदूर हैं, हिंदुस्तान यानी कि पूरे भारतवर्ष के ऐसे यानी कि 40 करोड़ लोग जो दैनिक मजदूरी के हैं, उनको रोटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं यानी कि उनकी सेवा के लिए लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। जी। अगर इस बात को अगर मुद्दा बनाना चाहता है विपक्ष, तो ये दुर्भाग्य। मुद्दा क्यों बताएं सर? तस्वीरें सामने आई है बलरामपुर से। जी, आज स्थिति ये है। सुनील बरोला जी से एक सवाल मेरा था। नहीं, अभी हम चले 40 साल पे आ जाए। कॉल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कोरोना से रुक करेंगे। कोरोना से कैसे लड़ा जाएगा? जी, कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए उन देश के दीप जलाने का भी उसके पीछे भारत के प्रधानमंत्री का, जो डॉक्टर, जो श्रमिक यानी कि सफाई कर्मी, जी, ऐसे मजदूर और जो पुलिस कर्मी चले देश की इस लड़ाई चले बराला जी, हम इसको कोरोना से लेकर मीडिया वाले भी नेतृत्व मीडिया बंधु बराला साहब, बराला जी, आपने आतिशबाजी की बात खूब कर ली, मुहिम की बात खूब कर ली, लेकिन अब हम वापस आते हैं। आज बीजेपी के 40 साल हो गए हैं, संघर्ष की कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन इन सब के बीच में सवाल भी बीजेपी पर कई खड़े हुए हैं। सोच है जी, इसको विषय को लेकर के नहीं बैठना चाहिए। और जहां कोरोना से लड़ने के लिए हमारे चिकित्सक वो रात दिन, देखिए आप सोचना होगा, समझना इश्यू से भटक रहे हैं हम तो। बराला जी, देश के अंदर आप अपनी बात को विराम दीजिए। आप जिम्मेदारी है बराला साहब, आप मुद्दे से बाहर जा रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। सवाल इस बात का है, सवाल यह है कि आज बीजेपी 40 साल की हो गई है। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए बराला जी। आज बीजेपी 4 साल की हो गई, 40 साल की। बराला जी को मैं पूछना चाहता हूँ जी कि बराला जी, आप क्या मानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी है वो बेटर है, या वाजपेयी जी या आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी जो थी वो ज्यादा बेटर थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक नेतृत्व करने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो इस देश में दुनिया के लोग कहते थे कि अटल जी जैसा नेतृत्व नहीं है। तो उस समय के वो सबसे टॉपर थे हमारे। आज हमारे देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज देश में पूरी दुनिया फिर कह रही है कि ऐसा नेतृत्व नहीं है कोई भी देश के अंदर, दुनिया के अंदर। तो ये जो नेतृत्व की क्षमता हमारे पार्टी के अंदर है, एक से एक नेतृत्व करने वाला हमारे यहाँ है। भारतीय जनता पार्टी में आज अगर आप तुलनात्मक मत करो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे शीर्ष थे, हमारे स्थापना दिवस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई 1980 में 6 अप्रैल को, तो उन्होंने पार्टी को ला करके यहाँ तक बनाया। और आज देश के हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो सपने लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम ले लो,
लाल कृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली उनको तो साइड पे कर दिया, मैं दोस्त आ रहा हूँ वहीं उनको तो साइड पे कर दिया, साइड पे कर दिया आप लोगों ने। ऐसे जो हमारे नेता कुशाभाऊ ठाकरे जी, भंडारी जी, ऐसे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रद्धेय हमारे उनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, आज आप प्रधानमंत्री ने उनका नाम नहीं लिया, आज भी किनारे कर दिया। अरोड़ा जी को बोलने दीजिए। दोस्त सुनिए आप, हमारे जो ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने, मैं कहता हूं कि ऐसे भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं ने जिनकी जान चली गई, जो है नहीं आज, जो शहीद हो गई है, या जो भारतीय जनता पार्टी के जो बेचारे जिनके प्राण चले गए, बराला जी, तो ऐसे लोगों की बराला जी आपको आवाज आ रही है? बराला जी आपको आवाज आ रही है? शुरू हो गया, दूसरा निबंध शुरू हो गया भैया। बराला जी आपको मेरी आवाज आ रही है? पूरी आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि जब वाजपेयी जी भी 6-7 साल रूल में, गवर्नमेंट में थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और मोदी जी भी 5-6 साल में, इनफैक्ट उन्होंने जो आपके बीजेपी के जो मेन एजेंडा थे, चाहे 370 था या ये जो तलाक, ट्रिपल तलाक एक इशू था, मेन एजेंडा आपके जो मैं बता रहा हूँ, और जैसे राम मंदिर वाला भी एक इशू था, तो ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। वाजपेयी जी के कार्यकाल में तो लोग, आपके जो बीजेपी पार्टी वर्कर्स या बीएचपी, आरएसएस वगैरह सब वेट ही करते रह गए कि होगा कि नहीं होगा। तो क्या मानते हैं कि वाजपेयी जी की सरकार या वाजपेयी जी का नेतृत्व इतना डायनेमिक नहीं था, इतनी मजबूत नहीं था जो मोदी जी का है? देखिए, आपको देखना पड़ेगा, जब 24 दलों को लेकर के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार चलाई थी, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। आप देखा होगा कितने संसद हमारे उत्तर प्रदेश में थे, आपको याद होगा, हमारे 188 सांसद देश में थे, और गठबंधन को लेकर के हम सरकार चला रहे थे। 24 दलों को साथ लेकर के सरकार चलाई थी हमने। लेकिन हाँ, मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी बधाई दूंगा कि पोखरण करके दुनिया को हिला दिया था उन्होंने। तो नेतृत्व क्षमता हमारी अपार है, और जब हमारी पूर्ण बहुमत हमारी देश की जनता ने, महान जनता ने दिया, श्रद्धेय हमारे अपने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक निर्णय करे कि 3 बराल जी, आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिदुड़ी जी जुड़ गए हैं। रमेश बिदुड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आज बीजेपी 40 साल की हो गई है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं 40 साल के बीजेपी के सफर को, और जिस तरह से अटल जी से लेकर मोदी जी के सफर तक का आज बीजेपी ने सफर तय किया है, मोदी जी तक सफर तय किया है, तो क्या माना जाए, किसका सफर ज्यादा बेहतर है, किसकी पारी ज्यादा अच्छी लगी आपको, या किस तरह से आप किसे बेहतर मानेंगे दोनों में से? देखो, पारी का आकलन तो आप इसलिए नहीं कर सकते कि दो सांसदों की पार्टी जी 1984 से लेकर 300 को पार कर गई है जी, तो वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनसे पहले भी और पीढ़ियां थी, 1951 से काम कर रहे थे जी। ऐसी 4-4 पीढ़ियां खप गई हैं केवल राष्ट्र के निर्माण में काम करने के लिए जी। उन्होंने कोई नंबर प्राप्त करने के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए सरकारों में नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो संस्थापक थे इस पार्टी के 51 में, उनका सपना था कि जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय ना हो जाए, अंत्योदय, तब तक देश की सरकारें बेईमानी हैं। अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए सरकारें काम कर रही हैं। अटल जी को पूर्ण रूप से काम करने का मौका मिल नहीं पाया, मिलीजुली सरकारें रही, लेकिन आज जो देश में अंत्योदय योजना है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल कार्ड बन रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि अब गरीब से गरीब व्यक्ति का भी एडमिशन 20% बड़े से बड़े स्कूल में होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति भी बड़े से बड़े अस्पताल में 20% बीपीएल कार्ड से इलाज करा सकता है। ये योजना है, उन्हीं को आगे चलाते हुए फिर मोदी साहब ने, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो पीएम आवास योजना से घर देने की बात हो, चाहे टॉयलेट बनाने की बात हो, गरीब को उसका हक और अधिकार मिले, चाहे चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में चलने का सपना क्यों ना देखे। ये जो सोच थी, उस सोच को लेकर 40 साल में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, केवल राष्ट्र के निर्माण को लेकर काम कर रही है। आज 40 साल पूरे होने पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने एक संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को। हेलो जी रमेश जी, बोलिए। संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को कि 40 वर्ष पूरे होने के बाद अभी जो कोरोना वायरस जो बीमारी फैल रही है, इसके लिए जो पुलिस के लोग काम कर रहे हैं, जो टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज काम कर रही हैं, जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी या अन्य विभागों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी, उनको सबको धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में हर बूथ से
40 लोग धन्यवाद पत्र उनको कौल देंगे। साहब जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? कौल साहब सवाल करना चाहते हैं आपसे। जी बिदोरी जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक समय था जब अडवाणी जी पार्टी के नेतृत्व में थे तो उनको लौह पुरुष माना जाता था जी। तो अभी लौह पुरुष अडवाणी जी हैं या मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं? अभी भी अडवाणी जी लौह पुरुष हैं, अमित शाह जी भी लौह पुरुष हैं। आपके दादाजी ने किसी चीज की नींव रखी होगी, उनकी आयु अगर 92-94 साल हो जाएगी तो उनको काम करने के लिए कहीं भेजोगे, करोगे आप? अडवाणी जी के लिए आप कह के अपनी खीज मत मिटाइए। अडवाणी जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। नाउ ही इज 92-93 ईयर्स ओल्ड। तो ये मान लेना चाहिए हम लोगों को कि अडवाणी जी तुमने जो चार्ज ले रखा है अपने घर में, या तुम्हारे परिवार के जो काम करते होंगे, अब सारे काम दादा ही करते हैं क्या तुम्हारे? आप भी कुछ करते हो? तो अब हमारी तीसरी जनरेशन आ गई है, वो देश का भार संभाल कर अडवाणी जी का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रही है। बिदोरी जी के ही बताए हुए रास्ते हैं। बिदोरी जी पुरुष थे, वो लौह पुरुष थे, सरदार पटेल लौह पुरुष थे, और अब अमित शाह जी भी लौह पुरुष हैं। अच्छा बिदोरी जी, मैं आपने मुझसे पूछा कि हम जो हमारे बुजुर्ग होते हैं घर में, हम उनको साइड लाइन नहीं करते, हम उनको हर चीज में सामने रखते हैं। अडवाणी जी को साइड लाइन किया गया है। वो साइड लाइन नहीं है, वो साइड लाइन नहीं, अपने घर में है, उसी घर में है वो, उसी प्रकार से उसी घर में है वो। आपने रिजेक्ट किया उनको, आप झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे कहने से रिजेक्ट होता है क्या? हमारे घर की स्थिति क्या तुम तय करोगे क्या? अरे आप अपने घर को संभालिए ना। आप मुझे नहीं पता कौन बोल रहे हो, किस पार्टी से बोल रहे हो। ये ठेकेदारी तुम अपने पास मत लीजिए, बात देश के निर्माण के करिए। उनको बोला आपने इंट्रोड्यूस करा। आप परेशान क्यों हो गए जवाब देने में? आप ठीक से आपने कहा 92 वर्ष के हैं, 10 साल पहले तो 82 साल के थे वो, 81 ईयर्स के। आपने 82 साल के थे ना, तो वो देश के प्रधानमंत्री, उनको ही घोषित किया था 2009 के अंदर, उन्हीं की नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा गया था। अंडरस्टैंड? तब क्या किया आपने? वो 82 साल के थे तो उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चलती रही है, उन्हीं के नेतृत्व में। आज भी वो मार्गदर्शक हैं, आज भी मार्गदर्शक है हमारे वो। एक मिनट, आज आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया गया आपके जब कार्यकर्ता सम्मेलन में? अजय अरोरा जी, पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए। अजय अरोरा जी, पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो, हाँ जी अरोरा जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले आप अपने आपको इंट्रोड्यूस कर लीजिए। आप कहाँ से हैं, उनको बिदोरी जी को बताइए आप कौन है पहले। अजय बिदोरी जी, मेरा नाम अजय अरोरा है, मैं सिपाही हूँ कांग्रेस का। पहली बात, आज नड्डा जी ने ये भी कहा कि अपने घरों पे झंडे फहराए पार्टी के, क्यों नहीं देश के क्यों नहीं, पार्टी के क्यों? भारतीय जनता पार्टी के झंडे क्यों? क्योंकि आज पार्टी का स्थापना दिवस है। पहले अपनी जनरल नॉलेज ठीक कर लीजिए। आज पार्टी का स्थापना दिवस, आप हमारे सांसद हैं, वरिष्ठ हैं, आपका सम्मान करते हैं। जरूरी नहीं है कि सांसद आपको ज्यादा ज्ञान हो। मेरा आज से कभी ऐसा होगा, आज तक किसी पार्टी ने किया अपने घरों में झंडे। आज आपसे ज्यादा ज्ञान है तभी पार्टी ने मुझे लोकसभा नहीं लड़ाया। अगर तुम्हारे कांग्रेस तुम्हें एमएलए भी लड़ा देती। कोई बात नहीं, ज्ञान पार्टी ने देखा। आई एम बेटर देन यू मिस्टर अरोड़ा। अगर तुम्हें ज्यादा ज्ञान होता तो कांग्रेस तुम्हें विधायक, इसका मतलब ज्ञान नहीं है ना। तुझे जो खूबी आता है पर पैर जमीन पर रखना, सुना है वक्त के हाथ की कठपुतलियों में असर नहीं होती। बिदोरी साहब, इतना अभिमान, इतना घमंड अरोड़ा जी, अभिमान नहीं है। तुमने कहा मैं जनता हूँ। अरे तुमने कहा मेरे को ज्यादा ज्ञान है, तो मेरी पार्टी ने तुम्हें ज्यादा ज्ञान देगा। कांग्रेस ने तुम्हें विधानसभा नहीं लड़ा कहीं से, मैंने तुम्हारी बात का जवाब दिया है। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी ने तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं देगा तो मुझे अभिमानी क्यों कह रहे हो आप? तुम्हारी कांग्रेस ने तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं देगा। अरोरा जी, की कमी हमारे पास में, आप साथ बात करें, पहले उनको बोलिए। अरे एक मिनट, अरोरा जी, नहीं अभिमानी मत बोलो इनको। अभिमानी नहीं, वो गलत वर्ड है, आप उसको वापस ले लीजिए। अभिमानी ना बोले, ये एमपी है। भाई अभिमानी मैंने कहाँ बोला है? मेरी पार्टी ने ये जो अभिमानी बोल रहे हैं ना, नहीं मैं उनको, पार्टी ने इनको इस लायक ही नहीं समझा विधान, तो ये मुझसे ज्यादा दिमागदार कैसे समझे? मेरी पार्टी मुझे समझा तो मुझे लड़ा दिया। नहीं मैं उन्हीं को कह रहा हूँ। इनको किया था बिदोरी जी देखो, चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है। तुम्हें लड़ा दिया हो तो तुम हार जाते, तुम्हें लड़ा दिया होता तुम हार जाते तो मैं मान लेता, हाँ भाई तुम मेरी बराबर ज्ञानवान हो, कांग्रेस ने मेरी बराबर तुझे समझदार समझा। तुम्हें समझा ही नहीं कांग्रेस ने इस लायक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अभी लग रहा है आपकी बातों से। अब आप देखिए, आपका पता क्या होने वाला है? दूर सुबह का आसार नहीं, दिल को फिर भी बड़ी उम्मीद है कि सवेरा होगा। आप अपनी रिकॉर्डिंग याद रखना, इस क्लिप को लेके जाना जरूरी नहीं। कविता कवियों को करने दो भाई, अरे कविता कवियों को करने दो। आप राहुल गांधी की अपना चमचागिरी करते रहो। कांग्रेस के परिवार के तुम्हारा काम केवल सर्वे चाटने का है, वो चाटते हैं। राहुल गांधी कितना डरते हो? आपको सपने में राहुल गांधी नहीं आता है? अभी बात आपसे याद कह रहा हूँ, तुम अडवाणी जी की बातें कर रहे हो, और मैंने राहुल की बात कर दी तो गलत कर दी क्या? अरे तुम्हारा नेता नहीं है क्या? उसके अंदर जहर है क्या? विदुरी जी, मेरा सवाल ये था, आप बुरा मान गए। आज नहीं, जब देश कोरोना में जूझ रहा है, झंडे पार्टी का प्रचार की जरूरत नहीं थी, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी सारी बातें आपकी ठीक थी, जो कार्यकर्ता की बात की, जो नड्डा जी ने बात की, जो प्रधानमंत्री ने बात की, स्वागत करते मैंने शुभकामनाएं भी दी हैं आपके अंत से पहले। लेकिन इस बात को मैंने कहा आज के दिन ये ठीक नहीं था प्रचार करना। मैंने आतिशबाजी की बात की थी, विदुरी जी आप नहीं आए, क्या आतिशबाजी सुनेंगे? आप मुझे सुनेंगे अगर तो मैं कहूँ? आप सुनेंगे? आज भी कोरोना वायरस में पार्टी ने अपना प्रचार नहीं किया। आज भी कोरोना वायरस में पार्टी ने कहा है कि हर बूथ से 40 परिवार 100 रुपए पीएम केयर्स में पैसे डलवाएंगे घर घर जाकर कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए। आज भी पार्टी ने कहा है जो जांबाज ऐसे सुरक्षाकर्मी हैं, बैंक में काम करने वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके सम्मान के लिए पार्टी का कार्यकर्ता कोरम को 1 मीटर के कोरम को बचाते हुए एक बूथ पे कार्यकर्ता गया, तो उनको सम्मान देने के लिए देश के हर लोगों का भी दायित्व बनता है। वो धन्यवाद करें विदुरी जी, विदुरी जी, विदुरी जी, लड़ने वाले लोगों के विदुरी जी, जन्म दिया। विदुरी जी, मेरा अंत में आखिरी सवाल है आपसे। काम किया है विदुरी जी, पार्टी को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। विदुरी जी, मेरा आपसे अंत में एक सवाल है। अटल जी, विदुरी जी, एक सवाल मेरा। विदुरी जी प्लीज, सुनेंगे आपने? विदुरी जी, तो बोलने का समय दो। अरोड़ा जी 1 मिनट में बोले जा रहे थे। अभी अरोड़ा जी को बोलने दो। लेट मी कंप्लीट दी सर। जी चलिए बोलिए। अभी पार्टी ने कहा सभी कार्यकर्ता एक समय का भोजन ना करें, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समय पे भोजन नहीं मिल पाया होगा विचारों के पे। उनकी पीड़ा को देखते हुए हमें भी उनकी पीड़ा में सहयोग भी करना चाहिए। और ये भी पार्टी ने कहा था कि नड्डा साहब ने एक वक्त का भोजन हमारा बीजेपी का कोई कार्यकर्ता आज नहीं करेगा, एक वक्त का करेगा, चाहे दोनों वक्त। तो ये कोरोना वायरस की सपोर्ट के लिए तो थी सारी चीजें। आप कह रहे हो हम पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो देखो किसी को गिलास आधा नजर आता है और किसी का भरा हुआ दिखता है। आपको हमारी पार्टी का प्रचार दिख रहा होगा, वो हमें कोरोना वायरस का वो करना दिख रहा होगा, उनका सहयोग करना। विदुरी जी, आपकी सारी बातों का स्वागत है। मैंने सारी पार्टी की बातें आपसे आने से पूर्व बराल जी रखी थी, मैंने धन्यवाद के मुबारकबाद भी दी। लेकिन मेरा ये प्रश्न था अरोड़ा जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का लोकतंत्र में आज हिस्सा लेने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो ऐसे में जिस तरह से आज बीजेपी 40 साल की हो गई है, लेकिन उसके इतर दूसरी ओर एक बड़ा संकट देश पर है और हम सबको जरूरत है कि हम इस संकट से मतलब मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़े, एकता के साथ आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी इस संकट पर जीत हासिल करें, ताकि पूरी दुनिया के सामने भारत एक बार फिर मिसाल बनकर पेश हो सके। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।